WWE अपने PLEs में एक कदम आगे बढ़ाया और वहीं 2 कदम पीछे भी हो गए। अभी तक अपने PLEs को इंटरनेशनल मार्केट में सफल बनाने की WWE की सारी कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन WWE के सारे इवेंट्स बिल्कुल पीछे PLE जैसे ही क्यों लगते हैं। हालांकि WWE की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने अपने PLEs को स्ट्रीमलाइन किया और हेल इन अ सेल और एक्सट्रीम रूल्स जैसे शोज को बंद कर दिया, जिनसे हमेशा ही WWE की बुकिंग्स के मामले में हाथ बंद जाते थे। लेकिन अपने शोज के प्रेजेंटेशन में WWE बुरी तरह असफल रही है। प्रेजेंटेशन से हमारा मतलब है हर शो का स्टेज और सेट। अगर आप पुराने शोज को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे उनका हर पुराना शो अलग लगता था। एग्जाम्पल के लिए टैबू ट्यूसडे पर उनका बड़ा सा कंप्यूटर, एक बैनर जिसमें नाइट ऑफ चैंपियंस में हिस्सा लेने वाले सभी WWE चैंपियनशिप बना रहता था, या फिर मनी इन द बैंक शो जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों को मनी इन द बैंक लोगों से पूरी तरह ढक दिया जाता था। अब ये तो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि फैंस को रेसलमेनिया में बड़े सेट्स और स्टेजेस की उम्मीद होती है। ये WWE के लिए साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है और ऐसी उम्मीद करी जाती है कि इसके प्रमोशन में WWE कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और सच कहें तो WWE असल में रेसलमेनिया के लिए पूरी मेहनत करती है। सभी स्टेजेस को बहुत ध्यान से बनाया जाता है, लेकिन जब बात उनके दूसरे PLEs की आती है, जिसमें जाहिर तौर पर हम सऊदी अरेबिया शोज की बात नहीं कर रहे, तब फैंस को बिल्कुल नहीं पता होता कि उन्हें क्या मिलने वाला है। खैर, ऐसा कहना गलत होगा। फैंस को पता होता है कि उन्हें क्या मिलेगा। एक ऐसा स्टेज जो WWE के पिछले स्टेज से ज्यादा अलग नहीं होगा। WWE छोटे मोटे बदलाव तो कर सकती है, जैसे कि अपने मनी इन द बैंक PLE के लिए लैडर्स लगाना, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद आप मत करिए। हालांकि कुछ फैंस ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टेजेस इतने जरूरी नहीं होते हैं, बल्कि शोमैनशिप उन कुछ खास चीजों में से एक है जिसकी वजह से WWE अपनी बाकी कंपटीशन से अलग बनता है। लेकिन जैसा कि हमने अपनी एंट्रेंस थीम वाली वीडियो में बात करी है कि WWE केवल रिंग में होने वाली चीजों से कई ज्यादा है। ये इस प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन की बात होती है, जिसमें म्यूजिक, लाइट्स और यहाँ तक कि हर इवेंट के लिए बनाए गए स्टेजेस और सेट्स भी शामिल होते हैं। WWE ने इतने सालों से फैंस की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी हैं और ऐसा ही उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि उनके टिकट्स के पैसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रीमियम लाइव इवेंट जिसने अब पे पर व्यू की जगह ले ली है, इससे यही समझ आता है कि फैंस कुछ खास और एक्स्ट्रा देखने के लिए ही टिकट्स खरीद रहे हैं। इसमें न सिर्फ उन्हें कंपनी के बड़े स्टार्स के साथ बड़े चैंपियनशिप्स के लिए मैचेस देखने को मिलता है, बल्कि उन्हें साउंड और लाइट का भी एक शानदार नजारा देखने का भी मौका मिलता है। ये कॉन्सर्ट्स या दूसरे एंटरटेनमेंट मीडियम से ज्यादा अलग नहीं होता, क्योंकि उनमें भी बड़े बड़े स्टेज, कॉस्ट्यूम्स और शानदार लाइटनिंग होते हैं। तो आखिर WWE पिछले 20 सालों के मुकाबले अब अपने स्टेजेस पर कम ध्यान क्यों दे रही है? हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिपल एच के आने के बाद से फैंस WWE की स्टोरी टेलिंग में आए बदलाव से बहुत खुश हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि WWE को स्टेजेस और सेट्स के मामले में अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी में कटौती करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि WWE एक खराब प्रोडक्ट को बड़े बड़े स्टेजेस की आड़ में छुपाना चाहती है, क्योंकि एक बुरे शो को छुपाने के लिए फैंस से भरा हुआ सेट ही काफी होता है। और एग्जाम्पल के लिए फैंस कैपिटल पनिशमेंट इवेंट को ही देख सकते हैं, जिसका सेट तो बहुत शानदार था, लेकिन उसके मैचेस और बुकिंग्स के लिए फिर भी उस इवेंट की बहुत आलोचना हुई। थीम की बात करें तो WWE में किसी चीज की तो बहुत कमी लगती है। फैंस 90s के समय के सेट्स को देखकर समझ सकते हैं कि एक थीम को दिखाने के लिए बड़े सेट्स की कोई जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए WCW का 1996 में हुआ बैश एट द बीच शो का सेट बहुत साधारण था, लेकिन बहुत असरदार भी था, क्योंकि उसमें बीच से जुड़ी कुछ चीजें रखी गई थी, जैसे कि वहाँ के जानवर, कलर्स और एंट्रेंस रैंप के दोनों तरफ बीच सैंड। इसी तरह 2009 के TLC इवेंट में शानदार तरीके से स्टेज के चारों तरफ टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स लटकाए हुए थे, जैसे फैंस को एक गाना चलने के 5 सेकंड्स के अंदर ही ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा रेसलर आने वाला है। उसी तरह से फैंस को स्टेज देखते ही ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा पे पर व्यू इवेंट होने वाला है। अब उसके लिए कोई लोगो भी काम कर सकता है, या फिर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जैसी कोई छोटी चीज भी। दूसरी जरूरी बात होती है वैरायटी। रेसलिंग फैंस बाकी लोगों की तरह ही जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए WWE को एक ही सेट या स्टेज के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और यही बात लोगोस पर भी लागू होती है। ऐसा करना थोड़ा अजीब लग सकता है, और ये भी सोचा जा सकता है कि लोगों को बदलकर ब्रांड की पहचान को खतरे में डाला जा सकता है, लेकिन WWE ने पहले भी अपने ब्रांड्स का लोगो बदलकर बहुत सफलता हासिल करी है, और इन ब्रांड्स में उनके 4 सबसे बड़े इवेंट्स भी शामिल हैं, जैसे कि रेसलमेनिया और समरस्लैम। अब इस बात में कुछ भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि फैंस को साल 2000 में हुए बैकलैश इवेंट में एंट्री के दौरान इस्तेमाल किए गए जंजीर वाले झूले बहुत पसंद आए थे, इतने ज्यादा कि WWE ने उन्हें 2001 और 2002 में भी
इस्तेमाल किया था। लेकिन अच्छी चीजें भी आखिर में पुरानी हो जाती हैं, जैसे कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के तौर पर रोमन रेंस का रन, और इसलिए बदलाव करना जरूरी हो जाता है। हालांकि पिछले साल लोगों को पसंद आने वाली चीजों के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इससे फैंस की उम्मीद और भी बढ़ जाती है और WWE को नए डिजाइन के साथ थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर कुछ नहीं तो आजकल के आम सेट से कुछ तो बेहतर करना ही पड़ेगा। अब ये अगला एलिमेंट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आइडिया के खास होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि वो फैन को पसंद ना आए और उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीजों को अलग अलग करने का एक सही तरीका हो सकता है, खास करके तब जब एक सेट और स्टेज से ये पता चल जाए कि एक शो कहाँ हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेसलमेनिया 37, जो रेमंड जेम्स स्टेडियम में हुआ था। उस साल के शो ने वहाँ के NFL टीम टेम्पा बे बैकनेयर्स से वो जगह ले ली थी। रेसलमेनिया 37 का बड़ा सा पायरेट शिप शानदार लग रहा था और ये एक बेहतरीन आइडिया का अच्छा एग्जाम्पल था। इसी तरह रेसलमेनिया 39 का हॉलीवुड थीम वाला स्टेज और सेट बिल्कुल सटीक था। WWE एक चीज बहुत अच्छे से करती है और वो है अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करना। अब वो टाइटनट्रॉम की शुरुआत हो या WWE का थंडरडोम या फिर टीवी पर कंपनी के एनिमेटेड ग्राफिक्स, इन सभी में WWE अपने प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में सबसे आगे रहती है। WWE को ऐसी चीजें जारी रखनी चाहिए और अगर उनके बजट में कुछ और जुड़ सकता है तो उन्हें होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, AI की मदद से लाइट्स और साउंड और बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगवाने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अपने साउंड को और बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल जैसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट का साउंड होता है। 360 डिग्री ऑडियो जैसा कुछ। ये कुछ इस हद तक भी किया जा सकता है कि फैंस अपने खुद के स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके अपना एंट्रेंस विजुअल बना सकते हैं और उसके साथ वाइब्रेशन भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डीबॉक्स थिएटर मूवीज के दौरान एक अलग अनुभव जोड़ देता है। ठीक है, शायद हम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, शायद हमें सिर्फ स्टेजेस तक ही रुक जाना चाहिए, लेकिन हम तो बस कुछ सुझाव दे रहे थे और हमने कुछ खास एलिमेंट्स की बात करी। चलिए अब बात करते हैं भविष्य में होने वाले कुछ शोज और उनके लिए कुछ सुझाव की, जिसके तहत WWE उन शोज को खास बना सकती है। पहले बात करते हैं रॉयल रंबल की। अब रॉयल रंबल एक ऐसा शो लगता है जिसमें बड़े स्टेज और सेट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, ये WWE के लिए साल के सबसे बड़े शोज में से एक है और फिर भी फैंस को रंबल लोगों के साथ बस कुछ बैनर्स ही देखने को मिलते हैं, जबकि उन्हें एक पूरा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। वो सेट पर एक टाइमर लगा सकते हैं या कोई और एलिमेंट। रंबल की एक बड़ी परेशानी WWE का आम म्यूजिक भी है, जिससे ये भी समझ नहीं आता कि कौन सा रेसलर रंबल में आने वाला है। इस परेशानी को ठीक करने का तरीका ये भी हो सकता है कि WWE टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फैंस को ये जानकारी दे दे कि कौन सा रेसलर एंट्री करने वाला है और इसके बाद कौन आ सकता है। WWE टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फैंस का अनुभव और भी बढ़ा सकता है, अब चाहे वो एरिना में बैठकर शो देख रहे हो या कहीं और। दूसरा है बैकलैश। अब बैकलैश इवेंट पेरिस में हो रहा है, जिसका मतलब है कि WWE पेरिस के फेमस लैंडमार्क्स को अपने सेट में डाल सकता है, जैसे दी आर्क डी ट्रायम्फ और एफिल टावर। WWE रिंग के चारों तरफ के स्ट्रक्चर में आईफिल टावर की एक नकल कर सकता है, जैसा उन्होंने रेसलमेनिया 39 में एक छोटा स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगाकर किया था, और वो आर्क दी ट्रायम्फ की थीम का एंट्रेंस रैंप बना सकते हैं। जाहिर है कि एक बी शो लेवल के PLE के हिसाब से इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है और हो सकता है कि कुछ और आइडियाज भी सोचे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा थीम बनाना जिससे ये समझ आ जाए कि बैकलैश पेरिस में हो रहा है, ये बहुत समझदारी वाला काम होगा। बैश इन बर्लिन का क्या? WWE को बैश इन बर्लिन के सेट में भी कुछ इस तरह की चीजें डालनी चाहिए जिससे ये समझ आए कि ये इवेंट बर्लिन में है, जैसा कि बर्लिन का टीवी टावर। और अगर WWE ऐसा कुछ करती है तो उन्हें थोड़ा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा, ताकि ये बस एक फॉर्मूला जैसा ना लगे। WWE को इसमें और भी एलिमेंट्स डालने चाहिए, जिससे ये इवेंट बर्लिन के एक वेकेशन से कुछ अलग लगे। अगर वो इस शो हेल इन अ सेल जैसे खास मैचेस बुक करने वाले हैं तो ये उनके स्टेज और सेट में भी दिखना चाहिए। अब बात करते हैं समरस्लैम के बारे में। समरस्लैम के सेट्स अक्सर ही बहुत क्रिएटिव होते हैं और हालांकि इस इवेंट का थीम्ड स्टेज और सेट अच्छा लगता है, लेकिन WWE को इसमें थोड़ी जान डालनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समरस्लैम WWE के सबसे पुराने पेपर व्यूज में से एक है और इसलिए उन्हें इस लेगेसी का सम्मान करने के लिए पिछले शोज के कुछ यादगार मैचेस के बैनर्स भी सेट पर लगाने चाहिए। वो कुछ पुराने सुपरस्टार्स के होलोग्राम्स लगा सकते हैं जो अब हमारे साथ नहीं है, जैसे कि आंड्रे द जायंट। वो थोड़ी और मेहनत करके इस शो के लिए कुछ नए स्पॉन्सर्स भी ला सकते हैं, पिछले साल के स्लिम जिम बैटल रॉयल की तरह। और WWE को इस इवेंट में समर के मौसम के थीम पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट समर में होता है। एक बात तो पक्की है और वो ये है कि WWE के PLEs में अब कोई खास बात नहीं रह गई है। अब समय आ चुका है हर शो को कुछ अलग बनाने का, और हमने जो अभी बात करी है वो WWE के बहुत सारे ऑप्शंस में से एक है। आप लोग WWE के स्टेजेस के बारे में अभी क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।